हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम सीटेड साइंस पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं या जो भी टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं ये मान के चलती हूँ कि ये सब जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फॉर सीटेड साइंस पेपर 2। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब हुआ पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है ना। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि कोई पदार्थ सामग्री के मिश्रण से कैसे अलग होता है। ठीक है ना। अलगाव की इस प्रक्रिया कुछ इस तरह है, जैसे कटाई के समय अनाज को डंठलों से अलग कर दिया जाता है। मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को मथ लिया जाता है। घरों में माताजी को यह प्रक्रिया अक्सर करते हुए आपने देखा होगा। देखिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना यानी अलग करना। अलग करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, कोई भी चीज़ जब इम्प्योर फॉर्म में रहती है, शुद्ध नहीं रहती है, जैसे क्या होता है अनाज। अनाज में क्या होते हैं? अनाज जैसे आप चावल लेते हो, चावल के दाने को लेते हो, तो उसमें बहुत सारे आपको कंकड़ मिलती है, ठीक है ना? तो आपको उसमें इम्प्योरिटी, वो कंकड़ क्या है? इम्प्योरिटी है, अनवांटेड सब्सटेंस है, तो उसको अलग करके ही आप प्योर सब्सटेंस को का यूज़ करोगे। अनवांटेड सब्सटेंस जो कि प्योर नहीं है, उसको क्या करोगे? आप हटा दोगे। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब यही होता है कि जो सब्सटेंस, जो ग्रेन्स या जो भी मटेरियल हमारे यूज़ का है उसको हम अलग कर लेंगे, और जो हमारे यूज़ का नहीं है, जिसका उपयोग नहीं हमको करना है, उसको हम अलग कर लेंगे। तो इसके क्या होते हैं ना, सेपरेशन सब्सटेंस में बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो कि यूज़ और जो जो यूज़ वाले सब्सटेंस होते हैं वो हम अपने पास रखते हैं, और जो जिसका यूज़ नहीं है वो हम अलग कर देते हैं। तो जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमने क्या देखा है कि जब खेतों से जब फसलें कट कर आती हैं, तो क्या होती हैं? फसलें तो एक लिमिटेड एरिया तक ही रहती हैं, उसके बाद क्या होते हैं? डंठल रहती है, डंठल रहते हैं या हस्क रहते हैं, है ना? और लीव्स रहती है, तो वो सब हमारी यूज़ का नहीं होता है। तो अनाज का जिसका यूज़ रहता है उसको हम क्या करते हैं? यूज़ में लाने के लिए डंठलों से अलग करते हैं, और अनाज को अपने पास रखते हैं। डंठलों का यूज़ या किसी और काम में, जैसे गाय-भैंस के चारे के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है ना? मक्खन से हम क्या करते हैं? मक्खन या दूध और दही से क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं ना, दूध और दही के हेल्प से। और उससे क्या मक्खन बनती है, घी बनती है। घरों में अपने मम्मी लोग को आपने देखा होगा ना, कि क्या करते हैं? मक्खन से क्या निकालते हैं? मलाई से घी बनाते हैं। तो ये सब भी क्या होती है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का एक तरीका होता है, ठीक है ना? पदार्थों का पृथक्करण का एक तरीका होता है। आप दैनिक जीवन में डेली आप देखते होंगे कि टी लीव आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड व्हिच इज स्ट्रेन्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। मतलब आपने क्या हो गया, चाय जब आप बनाते हो तो चाय क्या होती है? चाय किसके साथ होती है? चाय की पत्ती के साथ बनती है। तो चाय की पत्ती को तो हम खा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम छन्नी की मदद से चाय को अलग करते हैं, और जो उसमें लीव्स बन जाती है, उसको लीव्स जो रहती है उसको हम अलग करते हैं। किसकी मदद से? छन्नी की मदद से। तो ये क्या है? ये भी एक तरीका है सब्सटेंस का सेपरेशन करने के लिए, है ना? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का ये वन ऑफ द वे टू सेपरेट सब्सटेंस, है ना? तो हम लोग जो चाय पीने वाली है वो उसको कप में अलग कर लेते हैं, और जो छन्नी में जो लीव्स बचते हैं वो छन्नी के ऊपर फ़िल्टर हो जाते हैं। ग्रेन्स ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क, यानी डंठलों से ग्रेन्स को यानी अनाज को अलग करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, हर बार कटाई के समय मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। और मिल्क और कर्ड को चर्न करते हैं, है ना? मथते हैं। चर्न का मतलब क्या होता है? मथते हैं। और क्या अलग करते हैं? सेपरेट द बटर, और बटर निकालते हैं, और उसी बटर से क्या बन जाता है? घी बनता है, ठीक है ना? We all have seen our parents and grandparents separate small stone or pebbles from the rice grains and pulses, filter tea leaves before serving a tea, and lots more. The practice of separation of substance is usually required to remove or separate the required substance from their
मिक्सचर। आपने घर में मम्मा अपने ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स को देखा होगा ना कि किसी एक बर्तन में थोड़ी-सी चावल्स या दाल दाल लेकर बैठ जाते हैं और उसमें जो कंकड़ रहती है, उसको वो क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये भी एक क्या तरीका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। टी का मैंने यानी चाय का मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दिया कि चाय को बनाने के बाद छन्नी से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है उसके चाय की लीफ को, टी लीफ को, है ना? पत्तियों को। सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस को क्लासिफाई 2 पार्टों में किया गया था। एक तो मिक्सचर होता है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों सब्सटेंस होता है और एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है? अब मेथड बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग जगहों पे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है? मेथड ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोग किसी भी पदार्थ को पृथक्करण करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का प्रोसेस करते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब ही होता है हाथ से उठाना। हाथ से उठाना यानी आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये अनाज रखा है और अनाज के थोड़े-थोड़े पार्ट को थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लेकर प्लेट में रखकर ये देखो एक पार्ट में जो इम्प्यूरिटी है, जो ये हस्क है, जिसको कंकड़ बोल सकते हैं, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, उसको वो अलग कर रहा है और ये अनाज को अलग कर रहा है। क्यों करते हैं इसलिए? क्योंकि कंकड़ वगैरह तो हम खा नहीं सकते हैं, वो अनवांटेड चीज़ है, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए हम जो अनवांटेड चीज़ है उसको हटा देते हैं, फेंक देते हैं और जो वांटेड चीज़ है, जिसकी ज़रूरत है हमारे लिए उसको हम अलग करते हैं और उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना? अगर आप बाज़ार से अनाज का पैकेट खरीदते हैं, क्या इस पैकेट में पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अनाज और किसी अन्य अनाज के कण हैं? अब अब इसमें से पत्थर, भूसी और अन्य अनाज के टुकड़े आप हाथ से हटा दें। हाथ से चुनने की इस विधि का उपयोग थोड़े बड़े आकार की अशुद्धियों का मतलब क्या होता है? इम्प्यूरिटी जैसे गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़े को गेहूँ, चावल या दाल से अलग करने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे जो भी हम लोग अनाज से बाज़ार में सामान लाते हैं, तो कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंकड़ होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो क्या होती है एकदम अनाज के कलर का ही दुकानदार मिला के रखते हैं। अगर नहीं भी मिलाए तो उसमें आ भी जाता है। बहुत बार क्या होता है क्योंकि खेत में क्या है बहुत मिट्टी रहती है, हस्क रहते हैं, तो वो खेतों से भी आ जाता है और बहुत सारे दुकानदार तो ऐसा करते हैं कि ऐसे अनाज के ऐसे मतलब इम्प्यूरिटी आप बोल सकते हो या पत्थर मिलाते हैं जो कि बिल्कुल देखने में किसकी तरह लगेगा? अनाज की तरह दिखेगा। आप देखे होंगे कि जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, उसमें भी मिलावट रहती है। कैसे मिलावट रहती है? आपने देखा होगा कि जो पपाया यानी पपीते का बीज बिल्कुल देखने में सेम होता है। किसकी तरह सेम होता है? काली मिर्च की तरह सेम होता है। तो बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, काली मिर्च तो बहुत महँगी मिलती है और कहाँ मिलती है? केरला वगैरह में बहुत ज़्यादा इसको इसकी मतलब फसलें की जाती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, मिलावट करते हैं और काली मिर्च की जगह आपको थोड़े से पपीते के बीज को मिला दिया जाता है और वो दिखने में बिल्कुल तो ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस को मिलाते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अनाज या इस तरह की चीज़ें खरीदने जाते हैं, ठीक है? तो हैंड पिकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं, क्विंटल में नहीं किया जाता है, ठीक है ना? ये थोड़े से क्वांटिटी को ही लेकर इसको किया जाता है क्योंकि देखो हाथ से करना है तो मेहनत तो बहुत लगेगी। तो अगर आप बहुत सारे 50 क्विंटल, 1 क्विंटल का अनाज करके हाथ से करते रहोगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो यूज़ करते हैं वो बहुत थोड़े से अनाज में ही हम थोड़े से ही अनाज को हम अलग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब गोडाउन में भरा हुआ अनाज है और उसको कोई कहे कि आप हैंड पिकिंग के हाथ से उसके कंकड़ को, उसकी इम्प्यूरिटी को हटाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत मेहनत हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहीं पे बताया जा रहा है कि अगर आप अनाज लाते हो तो आप उस पे पत्थर, भूसी या अन्य अनाज के टुकड़े रहते हैं तो उसको क्या करते हो आप हाथ से अलग करते हो और
उसके बाद उसका यूज़ करते हो, उसको खाने बनाने के प्रोसेस में लाते हो, ठीक है ना। हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट लार्ज साइज इम्प्योरिटी लाइक पीस ऑफ डर्ट्स, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। ये सब व्हीट यानी गेहूं से हटाते हैं, राइस से हटाते हैं, पल्सेस यानी दाल से हटाते हैं। और ये क्या होता है, यूज टू सेपरेट लार्ज इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी जो दिखे आपको, है ना, लार्ज इम्प्योरिटी है और इजीली वो आप उसको हाथ की सहायता से अलग कर सको, ठीक है ना। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। मतलब क्या होती है ना कि जैसे ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप 1 केजी अनाज है आपका तो उसमें हाफ केजी इम्प्योरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मिनिमम 2-3 ग्राम के आसपास, अगर 1 केजी का है तो 2-3 ग्राम के आसपास ही आपको उसमें इम्प्योरिटी मिलेगी। तो वही यहाँ पे बता रहा है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी यूजुअली वेरी लार्ज। In such situation, we find the hand picking to convenient method of separation of substance। और इसका हम लोग यूज किस में करते हैं, डेली यूज में करते हैं, convenient method to separation of substance। दूसरा मेथड होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आपने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या कभी आप गांव गए होगे तो देखोगे कि जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे बंडल्स ऑफ क्या रखी रहती है, अनाजें रखी रहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जड़ के पास से आप उसको क्या करते हो, कटाई होती है, और अनाज क्या होता है ऊपर वाले हिस्से में रहता है, ठीक है ना। तो किसान क्या करते हैं कि पूरी बंडल को उठा उठा के, बंडल में से थोड़े थोड़े अनाज ले लेके एक पत्थर पर क्या करते हैं, पीटना शुरू करते हैं। जब पीटते हैं तो क्या होता है, जो उसमें अनाज रहता है वो झड़ के एक साइड गिरना शुरू हो जाता है, और जब इस डंडल में से ये अनाज गिर जाते हैं और ये खाली हो जाता है तो इसको दूसरे साइड रख देते हैं। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टाल्क टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड जो कटा हुआ क्रॉप होता है उसमें क्या होता है, सिंपली ये समझना है कि स्टाल का मतलब क्या होता है, डंठल। डंठल से अनाज को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, थ्रेसिंग होती है ना। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, डंठल से, यानी जो डंडी होती है, डंडी के ऊपर पार्ट वाले ऊपरी हिस्से में क्या मिलता है, अनाज मिलता है, ग्रेन्स मिलता है। तो अगर आप पत्थर पर पीटोगे जोर जोर से तो अनाज उसमें से झड़ना शुरू हो जाएगा, और जब वो बचा हुआ स्टाल्क है उसको दूसरी साइड रख देते हैं। इट इज़ डन मैनुअली बाय फार्मर और बाय थ्रेसिंग मशीन। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप थ्रेसिंग मशीन से करो या तो हाथ से करो, मैनुअली बाय फार्मर। अभी आप एक फार्मर की आप तस्वीर देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये फार्मर क्या करता है, जनरली जो रिच फार्मर होते हैं वो क्या किसका यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग मशीन का यूज़ करते हैं। और जो पुअर फार्मर होते हैं जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है तो वो बेचारे क्या करते हैं, हाथ से मार मार के ही अनाज को डंडल से अलग करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कराता है। मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के को भी ध्यान में रखते हुए इसका हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। थ्रेसिंग मतलब क्या होता है, भूसी निकालना, ठीक है ना। अब आपने फसलों की कटाई के बाद खेतों में पड़े गेहूं या धान के बंडलों को देखा होगा। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे थोक के थोक खेतों में काट काट के रख दिया जाता है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाई तक। आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हो या आप ऐसे रास्ते से गुजरते होगे जहाँ पे आपको खेत दिखता होगा, है ना। दानों से अनाज अलग होने से पहले डंठलों को धूप में सुखाया जाता है। अब धूप में क्यों सुखाया जाता है, अगर उसमें नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा तो वो ईजिली क्या होगा, अनाज ना डंठल से नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको धूप में रखते हैं, उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। प्रत्येक स्टाल में कई अनाज के बीज जुड़े होते हैं। खेतों में पहले डंठलों के सैकड़ों बंडल में अनाज के बीजों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनाज के बीजों के स्टाल के उन बंडलों को से कैसे अलग करता होगा, है ना। इसलिए उन्हें उसके स्टाल से तोड़ना असंभव होता है। सूखे पौधों के डंडियों को से अन्य कणों अथवा अनाज के पृथक करने की प्रकरण को थ्रेसिंग कहते हैं। कभी कभी बैलों की मदद से थ्रेसिंग की जाती है, आजकल मशीन की मदद से भी थ्रेसिंग की जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले सूखने के लिए रख देते हैं खेतों में, और बंडल का बंडल बना रहता है, उसके बाद एक एक बंडल लेके किसान हाथ हाथ में लेके पत्थरों पे मारते हैं, ये मैंने पहले बताया। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है थ्रेसिंग की, क्या किया जाता है ना, खेतों में ना बिछा दिया जाता है
अनाजों को डंठल के साथ, ठीक है ना, जो कट के आता है अनाज ना उसको बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद उसमें ना उस पे क्या होते हैं, बैल चलते हैं, बैल आप समझ सकते हो, ऑक्स, ऑक्सों को उसके ऊपर घुमाया जाता है बार बार, राउंड एंड राउंड, एक मतलब एक सर्कल के रूप में उसको बिछाकर गोल गोल बैलों को घुमाया जाता है। और उससे क्या होता है, बैलों का जो वेट है, वजन है, उससे क्या होता है, पैरों की, उनके पैरों से क्या होता है, अनाज से डंठल अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और कभी-कभी मशीनों का भी यूज़ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इसलिए थ्रेसिंग का एक सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अनाज को डंठल से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और तरीका या तो आप बैल का यूज़ कीजिए, या तो आप हाथ से कीजिए, या तो आप थ्रेसिंग मशीन का यूज़ कीजिए, ठीक है ना। विनोइंग यानी सूप, सूखी को रेत को चूरा या पाउडर के सूखे पत्तों के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट या अखबार में रखें। इस मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या दो अलग घटकों को आसानी से बनाया जा सकता है? क्या दो घटकों के कणों को आकार समान है? क्या हैंड पिकिंग द्वारा घटकों को अलग करना संभव होगा? आप अपने मिश्रण को एक खुले मैदान में ले जाएं और एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो जाएं। मिश्रण को एक प्लेट या कागज की शीट में डाल दें। आप अपने कंधे की ऊंचाई पर मिश्रण वाले प्लेट या कागज की शीट को पकड़े। इस थोड़े इस इसे थोड़ा सा झुकाएं ताकि मिश्रण धीरे धीरे बाहर निकल जाए। क्या क्या होता है, क्या रेत और चूरा दोनों घटक एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई घटक है जो उड़ जा रहा है, या हवा ने दोनों घटकों को अलग अलग करना प्रबंध कर दिया है? मिश्रण के घटकों को अलग करने की इस विधि को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग का उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को अलग हवा या उड़ा हवा में उड़ाकर अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक एक एग्जाम्पल बताया है कि विनोइंग को आपको कैसे समझना है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, क्लास टीचिंग में, तो आप बच्चों को कैसे समझाओगे। आपको बोला गया है कि आप क्या लोगे, बालू, या आप सैंड समझते हो ना, सैंड, रेत, रेत उसको लोगे और चूरा लोगे। तो भारी कौन होगा, रेत होगा, और चूरा क्या होगा, हल्का होगा। और इसमें बताया गया है कि दोनों को या तो आप एक सूप में ले लो, या किसी बर्तन में ले लो, या किसी एक कागज के टुकड़े में ले लो, और आप खुले मैदान में चले जाओ जहाँ हवा चल रही है, और आप अपने कंधे की इतनी ऊंचाई पर आप किसी चबूतरे पर खड़े हो जाओ। और हवा के डायरेक्शन को देखते हुए आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे, मतलब धीरे धीरे आपको हिलाना है। किसको हिलाना है, जो आपने बर्तन ली है, जो आपने कागज ली है, दोनों को किसका मिश्रण लेना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रेत और चूरे का मिश्रण लेना है, और दोनों को मिलाकर लेके जाना है, और खुले मैदान में हवा की मदद से एक बड़े चबूतरे पर खड़े होकर हिलाना शुरू करना है। आप क्या पाओगे कि जो हल्का हल्का जो था, लाइटर वेट वाला सब्सटेंस था, जो मिश्रण था, वो क्या होगा, उड़ के अलग साइड चला जाएगा, और रेत जो है वो अलग नीचे आपके पैरेलल गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि विनोइंग क्या है, हल्के और भारी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है ना। विनोइंग क्या है, जो भारी चीज है वो अलग गिरेगी, और जो हल्की चीज है वो अलग गिरेगी। किसकी सहायता से, हवा की सहायता से, विंड की सहायता से। क्या आप अगर ये मिश्रण को आप अगर हैंड पिकिंग यानी हाथ की मदद से अगर हटाओगे, बालू के कणों को, रेत के कणों को और चूड़े को मिला के अगर हाथ से, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भारी और हल्के पदार्थों को अलग करने के लिए हम विनोइंग की प्रक्रिया का यूज करते हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है, सूप। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, विंड का होता है, हवा का होता है। खुले मैदान में हम इसका यूज करते हैं। तो विनोइंग आप समझ गए ना कि क्या होता है, भारी पदार्थों को हल्के पदार्थों से अलग करना, और कहाँ करना, एक खुले मैदान में करना, हवा की मदद से, ठीक है। द मेथड विनोइंग में यहाँ पे अब दिया है, मेथड ऑफ सेपरेशन टू यूज सेपरेट हैवियर यानी भारी एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो महिला है ये क्या कर रही है, ये सूप लिया है इन्होंने, है ना। सूप में क्या किया है, अनाज है, और अनाज के साथ क्या है, हस्क है। हस्क यानी
आप कह सकते हो ये खरपतवार, या हस्क क्या कर सकते हो, जो अनाज में छोटे छोटे ये रहते हैं ना, भूसे, है ना, हस्क यानी भूसा वगैरह है। तो इस अनाज इस इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो थ्रेसिंग हो गया, थ्रेसिंग से क्या हो गया, डंडल से अनाज अलग हो गया। तो फिर भी अभी वो प्योर नहीं है, उसको प्योर बनाने के लिए विनोइंग का प्रोसेस करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये महिला यहाँ थोड़े से ऊंचे, इस पे क्यों ऊंचे पे खड़े होते हैं, क्योंकि हवा इजिली यहाँ से पास करे, और हवा की मदद से ये क्या होगा, अब अनाज क्या होता है, भारी होता है। तो जब वो इस तरह हिलाना शुरू करेंगी, एक ऊंचे चबूतरे पे या ऊंचे बेंच पर ये खड़ी हैं और हिलाना शुरू करेंगी, जो हस्क रहेगा यानी कि जो भूसे रहेंगे वो लाइटर होते हैं, वो हल्के होते हैं, तो वो इधर गिर जाएंगे। और जो भारी होता है, भारी क्या होता है, अनाज, तो अनाज यहाँ इनके पैरेलल गिरना शुरू हो जाएगा, और भूसे उड़ के यहाँ गिरेंगे। क्यों उड़ के यहाँ गिरते हैं, क्योंकि हवा की मदद से यहाँ पे उड़ के गिरना शुरू हो जाएंगे, और अनाज यहाँ हो गया। ठीक है। नॉर्मली दिस इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। हस्क फ्रॉम ग्रेन यानी हस्क यानी भूसे, ग्रेन यानी अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है। स्टाल्क, यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि स्टाल्क को ग्रेन से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग है, लेकिन विनोइंग क्या है, हस्क को ग्रेन से अलग करने की यानी हस्क यानी भूसे को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, विनोइंग होती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन। द हस्क पार्टिकल आर कैरी अवे बाय द विंड, विंड की मदद से करेंगे। द सीड ऑफ ग्रेन सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हिप्स नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। यहाँ पे एक ऊंची ऊंचाई तक यहाँ पे क्या होगा, ढेर लग जाएगी। द सेपरेट हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज फॉडर फॉर कैटल। और ये जो हस्क है किसके यूज में आता है, ये यूज में आता है जैसे आपके घर में जो पालतू जानवर है, गाय भैंस है, उसके अनाज के रूप में, है ना, उनको खाने के यूज में। तीसरा प्रोसेस है सीविंग। सीविंग यानी ये छन्नी की मदद से अनवांटेड चीज को हटाना और वांटेड चीज को यानी यूजफुल चीज को यूज करना। सिविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पासेस थ्रू अ फिल्टर और ए सीवर। ठीक है ना। ये जल्दी हम आटा वगैरह जब चालते हैं ना, तो आटा में जो उसकी भूसी रहती है, जैसे आप मोटा आटा है तो आपको आपको रोटी बनानी है सॉफ्ट पतले आटे की, तो ये आप क्या करते हो, इस तरह आप सीविंग का यूज करके, फिल्टर का यूज करके आप पतले अनाज को नीचे करते हो, और जो वो रेस्ट रह जाता है, ये कोई इम्प्योरिटी है, उसको आप अलग करते हो। ठीक है ना। द लार्ज पार्टिकल यूजुअली द इम्प्योरिटी डज नॉट पासेस थ्रू द फिल्टर एंड हेंस कलेक्ट ऑन द सीव्स। अब क्या बोल रहा है कि जो अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी अनाज होते हैं, आटा के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनाज होते हैं कि उसको भी सीव की मदद से हटाया जाता है, और जो इम्प्यूरिटी होती है, अनवांटेड होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर रह जाती है, और जो जिसका यूज़ है वो नीचे सीव की मदद से नीचे आ जाता है। द फाइनर पार्टिकल फ्लो पास्ट द सीवर एंड कैन बी कलेक्टेड बिलो। जिसका यूज़ है, जो पतली है, जो फाइन पार्टिकल है, उसका यूज़ हो जाता है, और जो यूज़ नहीं है उसको बाहर कर देते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर भी देखा होगा कि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या इस तरह क्या करते हैं, सीमेंट को या जो सैंड होता है, उसको इस तरह की जो बड़ी सी सीव सीव होती है, ठीक है ना, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, जो यूज़ वाला होता है उसको, सीमेंट को, या क्या होता है कि जब क्या होता है ना, नदियों से जब रेत आते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, उस पत्थर का तो यूज़ नहीं रहता है, तो उस पत्थर को इस सीव की मदद से अलग करते हैं, और जो प्योर रेत होती है, बालू होती है, या आप बोल सकते हो कि जो सैंड होती है, वो उसका यूज़ करते हैं, और इसको अनवांटेड पत्थर को हटा दिया जाता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ मकान वगैरह बनते हैं। अब एक और तरीका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी अवसादन, निस्तारण और निस निस निर निरसयदन, है ना, निसयंदन। ठीक है ना, थोड़ी मेरी हिंदी खराब है, इसके लिए सॉरी, बट फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with dust is removed, the process is called decantation. देखिए sedimentation और decantation क्या होता है ना, कि
आपने एक इम्प्योर वाटर लिया जिसमें इम्प्योरिटी है, बहुत सारे सैंड हैं, रेत है या बहुत सारे मड है ना, मिट्टी है। उसको अगर आप उसको लिया और उसको थोड़े देर के लिए छोड़ दिया, ऐसे फ्लास्क में लिया, बर्तन में लिया और उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो हैवियर पार्टिकल होती है वो नीचे बैठ जाएगी। हैवियर पार्टिकल जो होती है वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेडिमेंटेशन यानी निस्तारण। इसी को क्या बोलते हैं, निस्तारण यानी सेडिमेंटेशन। ठीक है ना। क्या होता है, क्या आपने समझा कि एक फ्लास्क में वाटर लेंगे जिसमें क्या मड है, इम्प्योरिटी है, सब है ना। उसको थोड़ी देर अगर आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर छोड़ने के बाद क्या होती है, जो हैवियर पार्टिकल होती है वो क्या होती है, उसके बॉटम में, उसके नीचे वाले पार्ट में आकर बैठ जाती है, जैसे सैंड हो गया, है ना। और ऊपर क्या हो जाती है, वाटर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन यानी निस्तारण। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये वाटर है, अब यहाँ पे एक सेपरेट लेयर बन गया ना यहाँ पे। तो क्या हो गया कि ये नीचे बैठ गया और ऊपर वाटर हो गया जो कि इससे साफ है, प्योर वाटर हो गया। अभी पूरा प्योर नहीं है लेकिन फिर भी इससे क्लीन वाटर है ना। तो अब इस जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या करेंगे, दूसरे फ्लास्क में डालेंगे, दूसरे बीकर में डालेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेडिमेंट है। सेडिमेंटेशन क्यों कहते हैं, ये जो सैंड है ना, सैंड है ना, इसमें सैंड है, इम्प्योरिटी है, आप ये इसको कह सकते हो मड है, ये हैवियर है और इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है, इसी को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो जब ये सेटल हो जाएगा नीचे, तो ऊपर वाला जो प्योर वाटर है इसको हम दूसरे फ्लास्क में, यहाँ पर देखो इस पिक्चर के थ्रू आप समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये जो नीचे सेडिमेंट है और ऊपर ऊपर से हम पानी को निकाल लेंगे दूसरे फ्लास्क में। तो यहाँ पर इस यहाँ पे थोड़ी पानी क्या हो गई, साफ हो गई, है ना। पहले की पहले के तुलना में ये पहले तो इम्प्योर थी, पूरी तरीके से मड से और सैंड से मिली हुई पानी थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, सैंड अलग हो गया, इम्प्योरिटी अलग हो गई, मड अलग हो गया और यहाँ पे थोड़ी प्योर, थोड़ी क्लीन वाटर आपको मिल गई। तो जब हम दूसरे फ्लास्क में डालेंगे, उस प्रक्रिया को डिकंटेशन बोलते हैं, यानी निस्यदन कहते हैं। ठीक है ना, निस्यदन कहते हैं। ठीक है ना। पहले प्रक्रिया को क्या बोले, सेडिमेंटेशन, दूसरे को डिकंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी सेटल हो गया इम्प्योरिटी और ऊपर से आप क्लीन वाटर हो गया, ये सेडिमेंटेशन। उस क्लीन वाटर को अगर दूसरे बर्तन में आप डालोगे तो वो हो गया डिकेंटेशन। यही होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है ना। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that is not mixed with each other. यही प्रोसेस होता है उस वाले लिक्विड में जो कि दो इमिसिबल लिक्विड होती है। तो इस इमिसिबल लिक्विड में सब एग्जांपल में क्या आ सकते हो, ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर क्या होती है, दोनों तो लिक्विड फॉर्म में रहती है लेकिन दोनों इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड यानी दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी अगर तेल को मिला दिया जाए तो पानी नीचे रह जाती है और तेल क्या होती है, ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो यही प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है। दो ऐसे लिक्विड में ऐसे लिक्विड जो कि मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फॉर देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि ऑयल एंड वाटर को किस प्रोसेस से अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन यानी निस्तारण और निस्यदन। ठीक है। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can be separated by decantation. क्या होगा, दो दो इमिसिबल लिक्विड है, आपने उसको खूब अच्छे से मिला दिया, थोड़ी देर बाद आप छोड़ दोगे तो वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ऊपर एक लेयर बन जाएगा और नीचे एक लेयर बनेगा। वाटर का लेयर नीचे हो जाएगा, ऑयल का लेयर ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आप ऑयल को दूसरे बर्तन में डालोगे तो ऑयल अलग हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। यानी प्योर सब्सटेंस को दूसरे बर्तन में डालना डिकेंटेशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो कि वाटर तो पूरी तरीके से प्योर नहीं हुआ, बस हम क्या किए, इम्प्योरिटी को, सेडिमेंट को अलग किए। अभी भी ये वाटर प्योर नहीं है। इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टर
to remove the solid particle from fluid component of the mixture. For instance, if you pass muddy water through a fine filter, we can notice that mud get filter, the water passes through. अब क्या प्योर तो ये है नहीं, पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो उसको पूरी तरीके से प्योर, फिर भी क्या है, आपको वाटर का कलर जो है वो थोड़ा सा मटमैला की तरह, मडी वाटर की तरह दिखेगा। तो उसको पूरी तरीके से प्योर करने के लिए इम्प्योर वाटर है ये, आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो, ये क्या है, इम्प्योर वाटर है, मडी कलर का दिख रहा है ना। अब क्या है कि इसको पूरी तरीके से प्योर करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, और ये क्या लेंगे, एक क्या लेंगे, कोन शेप्ड का हम क्या लेंगे, एक इसको फनल लेंगे, और इस फनल के थ्रू, फनल में हम क्या लगा देंगे, फिल्टर पेपर लगा देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये वाटर मिला है ये भी पूरी तरीके से प्योर नहीं है, इम्प्योर है, अभी भी मडी कलर का है। तो इसको हम यहाँ लाएंगे और उसके बाद फिल्टर पेपर की हेल्प से यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा देंगे। अब इसके थ्रू जब हम वाटर को पास कराएंगे तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। यही था प्रोसेस सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का। ठीक है। और ये क्या है, वन ऑफ द वे टू सेपरेट सब्सटेंस, है ना। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, अवसादन, निस्तारण और निस्यदन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी के सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बता दी, अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन यानी निस्तारण, और फिल्ट्रेशन यानी निस्यदन। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है ना। अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, तेल या जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर आप छन्नी का प्रयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आप चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे चाय बना ली, उसके बाद आप चाय को ऐसे, चाय का जो ये है पैन है उसको रख दीजिए, और उसके बाद ऊपर से चाय को डालिए बिना छन्नी की मदद से। तो जब चाय को डालोगे तो क्या होगा ना कि कितना भी आप कोशिश कर लो, थोड़ी बहुत चाय की पत्तियां आपके चाय के कप में आ ही जाएंगी। तो उसको पूरी तरीके से फिल्टर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप छन्नी का यूज़ करते हो, चाय छन्नी का यूज़ करते हो, ताकि एक भी लीफ जो है, एक भी पत्ती जो है आपके चाय में ना आए। तो ये भी एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का। ठीक है ना। अब एक और तरीका होता है, इसमें इस चैप्टर में पढ़ाया गया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, ये दोनों हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी वाटर का वाटर वेपर में चेंज होने की प्रक्रिया क्या होती है, इवोपोरेशन। ठीक है ना। परिभाषा हम हिंदी में समझते हैं, जल को उसके वाष्प यानी वाटर वेपर के बारे में ये बात की है, वाष्प यानी वेपर कहते हैं, में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन यानी इवोपोरेशन, यानी इवोपोरेशन क्या होता है, वाटर जब वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर यानी वाप में चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है ना। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम, आपको क्या पता है कि ये जो साल्ट है वो नमक कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट मिक्सड इन इट, आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। वन ऑफ दिस साल्ट इज कॉमन साल्ट, और ये कौन होते हैं, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड उसको बोलते हैं। ठीक है ना। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए शैलो पिट, क्या करते हैं, समुद्र के किनारे नमक बनाने की प्रक्रिया होती है, समुद्र के किनारे एक सैलो पीट यानी थोड़ी थोड़ी खुदाई कर दी जाती है, और सी वाटर इसमें लाके डाला जाता है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, सूर्य की रोशनी के से जो ये सैलो पीट में से जो पानी होता है वो क्या होता है, बाफ बन के, या ये जो पानी होता है वो क्या होता है,
वेपर बन के उड़ जाता है और जो उसमें नमक रहता है वो नीचे रह जाता है। और ये प्रोसेस ही कहलाता है इवोपोरेशन। यानी नमक किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? इवोपोरेशन के थ्रू बनता है। यहाँ पर दिया है सैलो वाटर गेट हीटेड बाय द सन। अब सूर्य की रोशनी में क्या होगा? पानी गर्म होगा। गर्म होने के बाद पानी किस में चेंज होना स्टार्ट करेगा? उसके वेपर के रूप में, उसके वाष्प वाष्प के रूप में चेंज होना शुरू करेगा और वो आसमान में उड़ते जाएगा एंड स्लोली टर्न इनटू अ वाटर वेपर। वाटर वेपर में चेंज होगा थ्रू इवोपोरेशन प्रोसेस। इन अ फ्यू डे, कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो वाटर वेपर कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। वाटर वेपर निकल गया और जो सॉलिड सॉल्ट है वो यहाँ पर रह गया। यानी कैसे हुआ? समुद्र का पानी लिए जो कि नमकीन होता है, सूर्य की रोशनी में, सन की हीट से क्या हो गया? वाटर किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। इवोपोरेट हो गया और नीचे क्या बच गया? नमक बच गया, है ना। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाई फर्दर प्योरिफिकेशन। और कॉमन साल्ट फिर वो क्या हो जाए? फैक्ट्रियों में जाता है, उसको और थोड़ा सा उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको थोड़ा सा और साफ किया जाता है, उसमें कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये बाजारों में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब इसी का थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस अब हम बोल सकते हो, जस्ट इसका उल्टा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ड्यू टू कांटेक्ट विद अ कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे वाटर किस में चेंज हो रहा था? वाटर वेपर में चेंज हो रहा था, है ना। यानी जल किस में चेंज हो रहा था? वाप में। क्यों चेंज हो रहा था? सूर्य की रोशनी के कारण, गर्मी के कारण। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे वाटर वेपर चेंज हो जाएगा लिक्विड में, यानी जो वाष्प है वो किस में चेंज हो जाएगा? जल में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? जैसे जैसे ठंडा होगा, यानी कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद चेंज हो जाता है, वो क्या होता है? कंडेंसेशन। जल वाष्प के द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ए मेटेलिक लीड वाइल बॉइलिंग वाटर। क्या होता है? जब वाटर आप बॉईल करोगे तो क्या होता है ना कि आप उसको ना एक लीड से, एक ढक्कन से ढक दो, तो जैसे जैसे क्या होगा ना, वाटर बॉईल होगा, है ना, बॉईल होगा तो क्या होता है? भाप बनते जाएगा गर्मी से, और गर्मी से भाप बनेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो आपकी लीड होगी, जो ढक्कन होगी, उसको ऐसे आप उठा के देखोगे तो पानी गिरता है, क्योंकि उस पे क्या होता है? कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं, और वो ड्रॉप क्या होते हैं? कंडेंसेशन वो क्या होते हैं? यानी कि वाटर वेपर से किस में चेंज हो रहा है? वो ड्रॉप में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यही प्रोसेस आप वाटर साइकिल में भी देखोगे, जल चक्र में। जल चक्र, वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतरी पानी की निरंतर गति को दर्शाता है। यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई अलग अलग प्रक्रिया शामिल है। तरल पानी वाष्प में बदल जाता है, यानी पानी किस में चेंज होता है? वेपर में। यानी वाटर किस में चेंज होता है? वेपर में सबसे पहले संघनित होकर बादल बनता है और बारिश और वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है। द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कांट सी इट। Condensation is the process by which water vapor in the air is changing into liquid water. It is opposite of evaporation. Condensation is crucial to water cycle because it is responsible for formation of cloud. देखो, वाटर साइकिल में होता क्या है? जैसे क्या है, ये क्या है? नदी तालाब के जो पानी है, या हमारे एयर में भी बहुत सारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं हमें। तो जैसे सूर्य की रोशनी, गर्मी पड़ती है, जो पानी होती है वो क्या होती है? वो भाप बन के या वेपर बन के आसमान में जाती है। आसमान में जाती है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्या होता है? टेम्परेचर कम होते जाता है और ठंडा होते जाता है। तो जैसे ही कूलर सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ये जो भाप है, ये पानी है, पहले तो पानी किस में चेंज हुआ? वेपर में चेंज हुआ। वेपर में जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, तो फिर यही भाप फिर किस में चेंज हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में। और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वो किसका रूप ले लेते हैं? क्लाउड का रूप लेते हैं। और जब बहुत हैवी हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है, ये फट जाता है, और पानी के रूप में, यानी प्रेसिपिटेशन के रूप में क्या होता है?
जमीन पर आ जाता है। तो ये एक चक्र का रूप ले लेता है। पहले पानी से भाप बना, भाप से फिर पानी बना, पानी फिर धरती पर आ गया। तो ये राउंड राउंड प्रक्रिया चलती रहती है एक साइकिल के फॉर्म में, इसीलिए इसको वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन यानी फॉर्म ऑफ वाटर। या तो पानी किस रूप में आएगा? स्नो के रूप में आएगा, हेल के रूप में आएगा, है ना, वाटर के रूप में आएगा, और ये धरती पर आता है। और ये जो पानी जो चेंज हो रहा है, एक तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, पौधे पौधे क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, उनकी पत्तियों पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो चेंज होते हैं वेपर में। यहाँ से पानी वेपर में चेंज हुआ, पानी वेपर में चेंज हुआ, वेपर फिर पानी में चेंज हुआ, और बादल का रूप लिया, भारी हुआ बादल, और फिर वो जमीन पे आ गया। ठीक है ना, एक चर्निंग होता है, मथना होता है, जो मैंने आपको बताया कि दूध और दही को क्या किया जाता है? चर्न किया जाता है, मथा जाता है, और उससे मक्खन बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। चर्निंग द प्रोसेस ऑफ सार्किंग सेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क टू मेक बटर। ठीक है ना। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।